हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चर जंक्शन। तो आज से स्टार्ट फाइनली फिर से हम स्टार्ट करने वाले हैं एग्रीकल्चर हेरिटेज को। और एग्रीकल्चर हेरिटेज की ये पूरी सीरीज आपको जितना जल्दी हो सकती है मैं प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। ये है हमारी फर्स्ट वीडियो और इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन एंड बेसिक पॉइंट्स ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि आपके एग्जाम में आपको काफी हेल्प करेंगे। और कुछ वीडियोस की ये सीरीज होगी, उसकी प्लेलिस्ट में आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में इसकी मिल जाएगी। वहां पर आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे और 3 पार्ट वीडियो के आपके आ जाएंगे अभी 1-2 दिन में। और उसके बाद आगे के हम बारी बारी से करते चलेंगे। तो अब पहले हमें ये जानना पड़ेगा एग्रीकल्चर हेरिटेज को पढ़ने से पहले कि वर्ड हेरिटेज का मतलब क्या होता है। हेरिटेज यानी कि धरोहर। देखिए, हेरिटेज का यहाँ पर इस्तेमाल इस तरीके से किया जा रहा है। तो जो एग्रीकल्चर में जितनी भी पुरानी प्रैक्टिसेस थी, हम जिस तरीके से पहले एग्रीकल्चर करते थे, वही चीजें हमें वापस मतलब उस समय से हमारे साथ चलती आई। जैसे हमने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया था पिछले पहले के लोगों ने, लेकिन हम आज भी करते आ रहे हैं। तो ये हमने उस धरोहर को बनाए रखा, उस चीज को बनाए रखा। वो ये चीज को दिखाता है। और पुरानी पास्ट जनरेशन से हमने लिया, तो उसको हम हेरिटेज कह देते हैं। जैसे कि इनहेरिटेड वैल्यूज कैरिड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, यानी कि पुरानी मान्यताएं एक जनरेशन से लेकर के दूसरे जनरेशन तक, दूसरे से तीसरे तक ऐसे चलती चली आए, उसको हम हेरिटेज कह देते हैं। अब एग्रीकल्चर हेरिटेज क्या होता है? तो एग्रीकल्चर हेरिटेज होता है वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड इन एंशियंट इंडिया, यानी कि वो मान्यताएं, वो सभ्यताएं, जो चीजें एंशियंट इंडिया में अपनाई गई थी और वो आज के समय में भी काफी रेलेवेंट हैं, काफी उपयोगी हैं, चीजों में काम आती हैं, हमें चीजें नहीं समझने में उनकी हेल्प लगती है। तो वो टेक्निक्स आज भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको हम एग्रीकल्चर हेरिटेज कह रहे हैं। कि हमने एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी पास्ट की नॉलेज थी, वैल्यूज थी एंड ट्रेडिशंस थी, उसको आज तक बैक करते हुए चले आए हैं। उसको हमने आज तक अपने आसपास में, अपने जीवन में बनाए रखा है। ठीक है, तो इन दोनों डेफिनेशंस को आप नोट कर लो। बढ़ते हैं आगे इस चैप्टर में। अगर अब एग्रीकल्चर की बात हो रही है और इंडिया की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इंडिया में एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था 9000 BCE, यानी कि 9000 बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। अब इसके शुरू होने का कारण क्या था? कि अर्ली डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, लोगों ने जानवर पालना भी शुरू कर दिए थे। डोमेस्टिकेट यानी कि उनको पालना शुरू कर दिया था और पेड़ पौधे उगाना शुरू कर दिया था। इसके भी उनका मतलब मेंटली वो इतने केपेबल हो गए कि उन्होंने उसको उगाना स्टार्ट कर दिया। फिर थोड़ा जैसे जैसे समय बीता, साल में 2 मॉनसून होने लग गए थे। इस वजह से दो बार हम फसल ले पा रहे थे। ठीक है, उसके बाद धीमे धीमे करके जो इंडियन प्रोडक्ट्स थे वो पहुंचने लगे फॉरेन में। फॉरेन से जो दूसरे प्रोडक्ट्स थे, उनकी क्रॉप्स थी, वो सब भी इंडिया आने लग गई। तो इंडिया में क्रॉप वैरायटी इंप्रूव हो गई। क्रॉप वैरायटी इंप्रूव हुई तो इससे इकोनॉमी बेटर हुई और दूसरे देशों की इकोनॉमी भी इंडिया पर डिपेंड करने लगी थी। फिर इसके बाद क्या हुआ कि जब इकोनॉमी दूसरे लोगों पर डिपेंड करने लगी, तो जब यहाँ पर इंडिया में इतने इरिगेशन सिस्टम्स इतने अच्छे नहीं थे, फिर जो हमारी गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, तो उन्होंने थोड़ा काम किया। क्योंकि इससे वर्ल्ड इकोनॉमी पे भी इफेक्ट पड़ रहा था, क्योंकि इंडियन प्रोडक्ट्स की वैल्यू काफी अच्छी थी और वो काफी जरूरी थे। इसलिए इरिगेशन के ऊपर भी काफी ज्यादा काम हुआ। और उसके बाद में जब एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक बना, तो फिर वहां एक प्रॉपर सेटल्ड इरिगेशन सिस्टम आ चुका है इंडिया में। तो ये थी इंडियन एग्रीकल्चर की बात, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं है इसमें, थोड़ी बहुत ही बात है, इनको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगर अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चरल हेरिटेज इन इंडिया, तो हमें प्राउड फील होना चाहिए कि हमारे पास एक रिच कल्चरल हेरिटेज है। जो इंडिया में एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ है वो आज से स्टार्ट नहीं हुआ, वो नियोलिथिक एज से स्टार्ट हुआ, यानी कि 9000 BCE में स्टार्ट हुआ था। तो आज का ना होकर के उस टाइम का था। तो उस टाइम के जो हंटर्स थे, जैसे नोमैडिक हंटर, जानते हैं ना, जैसे कि जो इधर उधर घूमते रहते हैं, जानवर मारा, खा लिया, फिर आगे बढ़ गए, कोई उनका ठिकाना नहीं था। और जो लोग मतलब गुफाओं में रहते थे और मतलब अलग अलग तरीके से जो रह रहे थे, जो अनसुलझा हुआ, मतलब थोड़ा एक सुलझा हुआ सा जीवन नहीं था एक इंसान का, इधर उधर भाग रहे थे। पेस्टोरल्स यानी कि जो
बस एक जगह बनाते थे, फिर अगर उन्हें यहाँ रिसोर्सेज कम लगते थे फिर दूसरी जगह घर बनाते थे। वही चीज उस सबको बदला था इन जो एग्रीकल्चर था उसने। उसने कैसे बदला कि लोग फिर एक जगह पर रहने लगे, एक जगह पर खाने लगे। ठीक है, तो ये बात हो गई यहाँ तक। फिर एग्रीकल्चर जो है वो धीमे धीमे इवॉल्व होता गया, उससे लोगों को बेनिफिट मिलने लगा। अब एग्रीकल्चर को बेनिफिट कैसे मिला था? जो हमारे ग्रेट संत हुए थे उनकी टीचिंग से, उनकी विजडम से एग्रीकल्चर को काफी बेनिफिट होता रहा। और फिर इसके बाद में धीमे धीमे जैसे जैसे एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस इवॉल्व होती गई, उसके बाद में हमारे सामने कई तरीके की फार्मिंग टेक्निक्स एंड क्रॉपिंग टेक्निक्स भी आने लगी, जैसे कि मिक्स्ड फार्मिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग एक्सेट्रा। ये सब चीजें भी हमारे सामने आती गई। ठीक है, तो इनको नोट कर लो। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो अब हमारा टॉपिक है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग एग्रीकल्चर हेरिटेज। देखो, हमारे एग्रीकल्चर के पास काफी सारी ऐसी इनहेरिटेड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं। यानी कि हमने पहले से, जैसे हम सस्टेनेबल जो हमने बात करी थी, सस्टेनेबल फार्मिंग, जिसमें कि हम आने वाली जनरेशन के लिए चीजों को, रिसोर्सेज को छोड़ करके जाएं। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि एग्रीकल्चर के पास पहले से इनहेरिटेड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस थी, जो कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती हुई आ रही थी। अब एग्रीकल्चर एक सिर्फ एक ऑक्यूपेशन नहीं है, एग्रीकल्चर एक वे ऑफ लिविंग बन चुका है काफी सारी पॉपुलेशन के लिए और काफी पार्ट ऑफ पॉपुलेशन के लिए। अब इसके साथ साथ एग्रीकल्चर की जानकारी हमारी फ्यूचर जनरेशन को होना जरूरी है। अगर वो एक वे ऑफ लिविंग है तो उसकी जानकारी हमारी जनरेशन को होना जरूरी है, ताकि हम इसमें फ्यूचर में आगे रिसर्च कर पाए। अब इंडिया ने एग्रीकल्चर में काफी ज्यादा ग्रोथ करी है, लेकिन इसी के साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि जो हम एक्सेसिव इनपुट्स डाल रहे हैं, यानी कि हम एक्सेसिव केमिकल्स डाल रहे हैं, एक्सेसिव पेस्टिसाइड्स डालते जा रहे हैं, ये सभी काफी ज्यादा इनके बिना इनके इफेक्ट को जाने बिना हम एक्सेसिव इनपुट्स देते जा रहे हैं, एडवर्स इफेक्ट देते जा रहे हैं। इनके एडवर्स इफेक्ट ना जान करके इनके ऊपर काफी सारे इनपुट्स देते जा रहे हैं, या वो केमिकल डालना हुआ, या वो सॉइल इरोजन होता गया, ये सब चीजें हम करते जा रहे हैं। इसको हमें सुधारना जरूरी है। तो वहीं पर बात आती है इंडिजीनियस टेक्निकल नॉलेज, जो कि हमें सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की तरफ लाइट शो करती है। ये प्रैक्टिसेस हर किसी, अब इंडिजिनियस का क्या मतलब हुआ कि एक खुद की, जैसे मैंने कोई एक नई अपने हिसाब से टेक्निक बना रखी है, अगर मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा नहीं होगा एग्रीकल्चर में, तो वो चीजें हमें जाननी पड़ेंगी। लेकिन ये चीजें इतने छोटे स्मॉल ऑफ लाइन पे होती हैं कि लोग उसको कंसिडर नहीं करते। तो वही हमें करना चाहिए, हमें उनको कंसिडर करना चाहिए, उनके डॉक्यूमेंट्स को देखना चाहिए। जो पास्ट में हमारी एग्रीकल्चर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस होती थी उनको ध्यान से देखना चाहिए, और फिर हम इसके ऊपर एक रिसर्च कर सकते हैं, इनको प्रॉपरली यूज कर सकते हैं इन प्रैक्टिसेस को, और इनको मॉडर्न डे साइंस के साथ मर्ज कर करके हम एक नया मॉडर्न टेक्निक बना सकते हैं, जो कि एंशियंट टेक्निक्स को भी यूज करेगी और मॉडर्न टेक्निक को भी, ताकि हम एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बना पाए। अब इसके बाद में आपका चैप्टर वैसे तो यहाँ खत्म हो गया है, लेकिन एक पॉइंट और है GIS का, उसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा आपका खत्म। ठीक है, इसके बारे में ITK की फुल फॉर्म याद कर लेना बस। ठीक है, तो अब ये पार्ट आ चुका है GIHS का, यानी कि ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज साइट्स, यानी कि विश्व भर में जो इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज की साइट्स हैं उनके बारे में यहाँ बात हो रही है। अब एग्रीकल्चरल हेरिटेज साइट्स, इनसे क्या मतलब हुआ, GIHS का मतलब क्या हुआ? देखो, GIH जो टर्म दिया गया था वो दिया गया था FAO, और डेफिनेशन भी इनकी उन्हीं के द्वारा दी गई थी। तो वो क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बाय UNO, यानी कि यूनाइटेड नेशंस की तरफ से ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फूड एंड एग्रीकल्चर में डील करती है। अब देखो, इनका कहना, अब जो GIHS हैं इनका कहना क्या है कि ये वो जगह होती हैं जहाँ पे आउटस्टैंडिंग बायोडाइवर्सिटी होती है। बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर काफी ज्यादा होती है, और ये नेचुरल फार्मिंग की, जो नेचुरल एवोल्यूशन ऑफ फार्मिंग है उसको भी डिपिक्ट करती है, नेचुरल एवोल्यूशन ऑफ फार्मिंग को भी दिखाती है ना। और इनका एक ना कहीं ये आइडिया है, जो कि एक आइडिया रिफ्लेक्ट भी करती हैं, जो कि है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। अब यहाँ पर 3 पॉइंट हो गए। 3 पॉइंट कैसे हो गए? देखो, आउटस्टैंडिंग
बायोडाइवर्सिटी। दूसरा पॉइंट होता है हमारे पास इसका नेचुरल इवोल्यूशन ऑफ फार्मिंग स्लैश एग्रीकल्चर। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना आप आगे। और तीसरा पॉइंट ये है कि पहला तो ये आउटस्टैंडिंग बायोडाइवर्सिटी, दूसरा नेचुरल इवोल्यूशन ऑफ फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर, और वहीं पे अगर हम तीसरे पे आ जाएं तो वो है आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ही आपका GIS वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हुई हो। कोई भी आपका टॉपिक रह रहा हो या आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना हो, उसको कमेंट में डाल देना। 100% मैं उसके ऊपर आपको वीडियो दे दूंगा और आपको रेस्पॉन्स भी मिलेगा, सब कुछ। आप वीडियो डालिए, कमेंट में डालिए, मैं वीडियो डाल दूंगा आपकी जो भी पार्ट रह रहा हो। और मेरे हिसाब से तो आपका ये वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हो चुका है, पहले चैप्टर का और पहले लेक्चर का। कुछ रह रहा हो तो बता देना, और नहीं रह रहा तो वीडियो को लाइक कर देना यार, सब्सक्राइब कर देना। तुम ही लोगों से तो मोटिवेशन मिलता है सभी को करने का। और तब तक के लिए ओके बाय। इसके मिलते हैं हम सेकंड पार्ट में, इसका सेकंड पार्ट भी आएगा चैप्टर का जल्दी से जल्दी। ठीक है।